हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये बात करता है सेक्शन 73, 74 एंड 75 ऑफ कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कंसिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सी, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे किसी एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं करा या परफॉर्म करने से मना कर दिया या किसी भी रीजन से उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तब होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया उसने और उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच हुआ है तो किसी पार्टी को लॉस तो हुआ होगा। अब उस लॉस की भरपाई कौन करेगा? उस जिस पर्सन के साथ लॉस हुआ है उसे कंपेंसेशन कौन देगा? क्या उसे कोई पेनल्टी मिलेगी? ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये दो तरीके का होता है। एक तो हो सकता है आपका एक्चुअल ब्रीच एंड सेकंड हो सकता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच का मतलब होता है एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा उसी बीच हमने एक्चुअल ब्रीच कर दिया। अब जब परफॉर्मेंस की आपकी बारी आई, परफॉर्मेंस के वक्त ही आपने मना कर दिया कि आई विल नॉट डू दिस कॉन्ट्रैक्ट या आई विल नॉट परफॉर्म माई पार्ट, तो ये हो गया एक्चुअल ब्रीच, क्योंकि एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हो रहा है। और एक होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। इसका मतलब होता है कि जब आपके परफॉर्मेंस का वक्त आया उसके पहले ही आपने मना कर दिया कि आई विल नॉट परफॉर्म दिस, मतलब एंटिसिपेटेड वे में आपने वक्त से पहले ही बता दिया था कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं परफॉर्म करने वाले हैं, हम ब्रीच करने वाले हैं। तो ये हो जाता है एंटिसिपेटरी ब्रीच। अब सेक्शन 73 बात करता है कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस पर्सन को लॉस हुआ है या जिस पर्सन के साथ जिस पर्सन की इंजरी हुई है उसे हम कुछ कंपेंसेशन देने वाले हैं क्योंकि उसके साथ लॉस हुआ है या उसे डैमेज हुई है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। तो सी, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रेक हो गया, द पार्टी हु सफर्स बाय सच ब्रीच, जिस पार्टी को सफर करना पड़ गया उस ब्रीच के वजह से, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपेंसेशन, उस पर्सन को तब कंपेंसेशन मिलेगा फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है उस पर्सन से हम कंपेंसेशन क्लेम कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ लॉस हुआ है या कोई डैमेज हुई है, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from breach of it. Yeah? Such compensation is not to be given for any remote and indirect loss. ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। एक कंपेंसेशन अगर आपको देना है तो आप रिमोट या इनडायरेक्ट लॉस के लिए नहीं देने वाले हैं। जो डायरेक्ट लॉस आपको हुआ है या जो एग्जैक्ट लॉस आपको नजर आ रहा है उस चीज की कंपेंसेशन आपको देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी जगह पर जाना था एग्जाम देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ भी रह रहे हैं आपको दिल्ली जाना था एग्जाम देने के लिए और आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है, तो आपको सिर्फ एक नॉर्मल कंपेंसेशन मिल सकता है कि आपका कितना लॉस हुआ होगा आप दिल्ली नहीं पहुंच पाए। तो अगर रिमोटनेस देखी जाए तो ऐसा हो सकता था कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं, आपको अच्छी जॉब मिल जाए। तो ये मतलब नहीं है कि आपका एग्ज़ाम का लॉस भी पूरा इसी के वजह से हुआ कि ट्रेन कैंसिल हो गई, इस वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पाई, इस वजह से आपको सैलरी नहीं मिल पा रही है। कितने साल आप जॉब किए होते, आपको कितनी सैलरी मिली होती, ये सारी चीज़ें नहीं काउंट होने वाली है। कंपेंसेशन में सिर्फ उतनी चीज़ें काउंट होगी कि प्रेजेंटली आपका कितना लॉस हुआ है। ठीक है। कंपेंसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब इस पैराग्राफ में बात हो रही है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यहाँ रिजेंबलिंग की बात हो रही है। आपको याद आया होगा कि 68 से 72 तक में हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हम बनाते तो नहीं है लेकिन हमारे साथ कुछ ना कुछ वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और हमें वो परफॉर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि when an obligation resembling those created by contract has been incurred and has not been discharged, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म नहीं करा, तो एनी पर्सन इंजर्ड बाय फेलियर टू डिस्चार्ज इट entitled to receive the same compensation। एक पार्टी के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से अदर पार्टी को जितना भी लॉस हुआ है वो
जो पहली पार्टी है वो देगी उसका कंपेंसेशन from the party in default as if such person has contracted to discharge it and had broken this contract. और यहाँ पर इस तरह से माना जाएगा as if you have contracted with that person and you have broken that contract. पॉसी कॉन्ट्रैक्ट का अगर हम एग्जाम्पल लेने जाएं तो हमने एक एग्जाम्पल बनाया था कि सपोज आपके घर पर किसी ने गलती से कोई पार्सल डिलीवर कर दिया और आप उसे कंज्यूम कर ले रहे हैं या उस पार्सल का आप इस्तेमाल कर ले रहे हैं. इज योर ड्यूटी टू कंपेंसेट दैट पर्सन. जिस पर्सन का लॉस हो गया आपके गुड्स कंज्यूम करने के वजह से आपको उस पर्सन को कंपेंसेशन देना पड़ेगा. और यहाँ पर ये माना जाएगा एज इफ आपके और उस पर्सन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था और आपने उसका डिस्चार्ज आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं करा और आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करा है. इस हिसाब से आपको उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा. ये बात हो रहा है इस पैराग्राफ में. अब एक्सप्लेनेशन देखने जाएं तो इट इज सेइंग दैट इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज, लॉस या डैमेज को एस्टिमेट करने के लिए जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से हुआ है, द मीन्स एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी टेकन इन अकाउंट. अब इनकन्वीनियंस की बात यहाँ पर हो रही है कि कन्वीनियंस आपको हुआ बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ द बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि आपको दिल्ली जाकर एग्ज़ाम देना था, तो दिल्ली नहीं जाने के वजह से, आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाने के वजह से जो आपको इनकन्वीनियंस हुई, आपको अर्जेंटली पहुंचना था और आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई, इसीलिए आपको फ़्लाइट की टिकट करानी पड़ी. तो ये सारा जो पार्ट है ये इनकन्वीनियंस का पार्ट है और आपको उस लेवल का परफॉर्मेंस होने के वजह से लेवल का मिलने वाला एक्सप्लेनेशन में. इसके बाद हम इलस्ट्रेशंस देखने वाले हैं. इसमें कई सारे इलस्ट्रेशन, सारे तो नहीं आपके साथ कवर करूंगी, मैं कुछ इलस्ट्रेशंस आपके साथ डिस्कस कर लूँगी और बाकी सारे इलस्ट्रेशन खुद ही पढ़ लीजिए क्योंकि इसका कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है. और एक बात ध्यान रखिएगा कि सारे इलस्ट्रेशन अच्छे तरह से पढ़िएगा बिकॉज ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. हम डैमेजेस के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो चलिए कुछ डैमेजेस के बारे में देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के डैमेजेस होते हैं. तो एक होता है ऑर्डिनरी डैमेज, आपको नॉर्मल कंपेंसेशन. एक होता है स्पेशल डैमेज जो कि सब्जेक्ट टू प्रायर इंटीमेशन रहेगा, मतलब अगर आप पहले ही बता दे रहे हैं कि हाँ मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर नहीं ये चीज़ होता है तो मेरे साथ बहुत बड़ा लॉस होने वाला, उस मामले में आपको स्पेशल डैमेजेस मिलने वाले हैं. और एक होता है एग्जाम्पलरी या विंडिक्टिव या प्यूनिटिव डैमेजेस. ये आपको जनरली एंटिसिपेटेड या एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. और फाइनली है नॉमिनल डैमेजेस. नॉमिनल डैमेजेस आपको इसलिए मिलते हैं कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के वजह से आपका कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ है, लेकिन एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और साइन ऑफ विक्ट्री के लिए वो नॉमिनल डैमेजेस आपको देने पड़ते हैं. अगर आपको याद होगा तो एक बार एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 रुपीज़ का फाइन लगाया था, तो दैट वाज लाइक अ नॉमिनल डैमेज और उसमें साइन ऑफ विक्ट्री के लिए सिर्फ उस डैमेजेस को लगाया गया था. अदरवाइज कुछ बहुत ही हैवी लॉस नहीं हुआ था या किसी भी प्रकार का वहाँ पे कुछ इंजरी नहीं हुई पार्टी को. अब आइए इलस्ट्रेशन देख, हम लोग इलस्ट्रेशन डी देखते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाई बीज शिप फॉर 60,000 रुपीज. ठीक है, ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी के साथ कि वो बी की शिप खरीदना चाहता है 60,000 रुपये में, लेकिन उसने फिर प्रॉमिस को तोड़ दिया. Now A must pay to B by way of compensation. A को compensation द्वारा B को पे करना पड़ेगा the excess if any of contract price over the price which B can obtain for the ship at the time of promise. अब A ने कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो B की शिप को लेगा 60,000 रुपीज़ के लिए और उसने ब्रेक कर दिया अपनी प्रॉमिस को. अब यहाँ A को कंपेंसेशन देना पड़ेगा B को 60,000 का तो कंपेंसेशन देना ही पड़ेगा कि उसके वजह से या उसके शिप को कैंसिल करने के वजह से बी का कितना लॉस हुआ. सपोज अगर ए ने उस शिप को नहीं लिया होता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा होता तो हो सकता है किसी और पार्टी ने करा होता. यहाँ पर बी का लॉस हो गया बिकॉज ऑफ ए से. उस
एट द टाइम ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट जो भी लॉस हुआ है बी को वो पे करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन एफ देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर बीज हाउस इन सर्टन मैनर। ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो बी की हाउस को रिपेयर करेगा सर्टन तरीके से, एंड रिसीव्स पेमेंट इन एडवांस, और उसने पैसे भी ले लिए हैं एडवांस में। ए रिपेयर्स द हाउस, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट उसने रिपेयर नहीं। B is entitled to recover from A the cost of making the repairs conform to the contract. A ने रिपेयर तो कर दिया लेकिन जिस तरह से उसने कॉन्ट्रैक्ट में कहा था उस मैनर में नहीं करा, तो B is entitled to recover damages बिकॉज उसने पेमेंट करा था कि आप सर्टन मैनर में उसके घर को रिपेयर करने वाले हैं, एंड यू डिड नॉट परफॉर्म दैट पार्ट। नाउ B कैन क्लेम कंपनसेशन फॉर दैट। तरह से सारे इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन के बहुत ही ईजी हैं। जो हमने कंसेप्ट बताया यहाँ पर सेक्शन 73 में हमने कंसेप्ट बताया कि लॉस या डैमेजेस के लिए आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी ये चीज़ माना जाएगा एज इफ आपके और उस पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा इफ़ यू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट। बस ये वाला फॉर्मूला आप सारे इलस्ट्रेशन में लगाते जाइए, आपको समझ आते जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, विच इज टॉकिंग अबाउट कंपेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। मतलब यहाँ पर बात हो रही है लिक्विडेटेड डैमेजेस की। पेनल्टी हमने डिसाइड कर लिया है कि अगर आप ब्रीच करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन, पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रोक हो गया। इफ अ सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, सी सम नेम्ड है कॉन्ट्रैक्ट में एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ सच ब्रीच, और इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी अदर स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी। अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में ही लिख दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट के तोड़ने पर आपको कितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, या कोई भी अदर कॉस्ट है जो बाय वे ऑफ पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, द पार्टी कंप्लेनिंग ऑफ ब्रीच, जो पार्टी ब्रीच के लिए कंप्लेन कर रही है, इज इंटाइटल्ड, उस पर्सन को तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, whether or not actual damage or loss is to have been caused thereby। भले ही वहां पर कोई एक्चुअल डैमेज हुआ हो या ना हुआ हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है उससे हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। कितनी कंपनसेशन? रीजनेबल कंपनसेशन विच शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट सो नेम्ड। हमने पेनल्टी के फॉर्म में जितने रुपीज़ लिख दिया है उससे ज़्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कंपनसेशन, और एक हम रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन ही क्लेम करेंगे, या एज द केस में बी पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। Explanation says that a stipulation for increased interest from the date of default may be a stipulation by way of penalty। जहाँ पर इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट, तो उसे हम पेनल्टी मान लेंगे। पेनल्टी का मतलब होता है थोड़ा एक्सीडेड फॉर्म, हमें जितना कंपनसेशन मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा हम क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वो बात हमने पहले से कह दी थी। और जहाँ पर अगर डेट ऑफ डिफॉल्ट के वजह से वहाँ इंक्रीज्ड इंटरेस्ट हो रहा है तो उसे भी हम पेनल्टी ही मानेंगे। अब एक्सेप्शन में क्या है? व्हेन एनी पर्सन एंटर्स इनटू एनी बेल बॉन्ड, कोई पर्सन अगर बेल बॉन्ड में एंट्री ले रहा है, रिकॉग्निजेंस और अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सेम नेचर और अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ और अंडर ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी पर्सन अगर किसी बेल बॉन्ड में एंट्री ले रहा है या रिकॉग्निजेंस या कोई अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर्म कर रहा है उसी नेचर का और लॉ के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कर रहा है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स की वजह से कर रहा है, गिव्स एनी बॉन्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी, या किसी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए उसने कोई बॉन्ड दिया, और एक्ट इन विच पब्लिक आर इंटरेस्टेड, या पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो ही शैल बी लाइबल अपॉन ब्रीच ऑफ द कंडीशन ऑफ एनी सच इंस्ट्रूमेंट टू पे द होल सम मेंशन्ड देयरिन। तो उस बॉन्ड में जितना भी पेमेंट लिखा रहेगा, जितनी भी प्राइस लिखी रहेगी, यू हैव टू पे द होल ऑफ द थिंग, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ रीजनेबल कंपनसेशन नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर देखा जाएगा कि कितना सम मेंशन्ड है। ये भी एक तरह का रीजनेबल कंपनसेशन ही हुआ, बिकॉज आप पब्लिक इंटरेस्ट को अगर हैम्पर कर रहे हैं
तो रीजनेबल कंपेंसेशन होगा कि जितना आपने मेंशन करा उतना आपको पे करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन, अ पर्सन हु एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद गवर्नमेंट, कोई पर्सन अगर गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो ही डज नॉट नेसेसरीली देयर बाय अंडरटेक एनी पब्लिक ड्यूटी, तो उसे ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक ड्यूटी को अंडरटेक करना पड़े या प्रॉमिस टू डू एन एक्ट इन विच द पब्लिक आर इंटरेस्टेड। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा कि वो बी को 1000 रुपये देगा अगर वो फेल कर जाता है 500 रुपीज़ देने को ऑन अ गिवन डे। मतलब अगर हमने आपसे प्रॉमिस करा कि हम आपको थर्सडे तक 500 रुपीज़ दे देंगे और अगर हम नहीं दे पाते हैं तो हम सैटरडे तक आपको 1000 रुपीज़ दें। अब मैं अगर यहाँ पर फेल कर जा रही हूँ, 500 रुपीज़ मैंने नहीं दिया थर्सडे तक, तो नाउ यू कैन क्लेम कंपेंसेशन ऑफ ₹1000 फ्रॉम मी बाय द सैटरडे और संडे। ठीक है, लेकिन आप 1000 से ज़्यादा कंपेंसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी कह दिया था कि 1000 पे करेंगे एंड 1000 इज एक्सीडिंग 500 रुपीज़। ये एक तरह का रीजनेबल कंपेंसेशन हुआ। रीजनेबल कंपेंसेशन बोल सकते हैं या 1000 रुपीज़ को हम पेनल्टी भी कह सकते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया दैट इफ ए प्रैक्टिसेस एज अ सर्जन विद इन कैलकटा ही विल पे बी ₹5000। ए ने ये बोला कि अगर मैं एज अ सर्जन कैलकटा में अगर प्रैक्टिस करता हूँ तो आई विल पे यू 5000 रुपीज़, और ए प्रैक्टिस करने लगा एज अ सर्जन इन कैलकटा। बी अब इंटाइटल्ड है कंपेंसेशन के लिए, लेकिन 5000 से ज़्यादा वो क्लेम नहीं कर सकता कि 5000 को कोर्ट ने रीजनेबल अमाउंट बताया है और 5000 उसने बोला भी था, तो यू कैन नॉट एक्सीड दैट अमाउंट। Illustration says that A gives a recognizance binding him in a penalty of 500 rupees to appear in court on a certain day. ए ने ये बात कही कि ठीक है, आई विल पे 500 रुपीज, मतलब एक तरह की पेनल्टी होगी अगर मैं उस दिन कोर्ट नहीं आता हूँ ऑन अ सर्टन डे। ही फॉरफिट्स हिज रिकॉग्निजेंस, ही इज लायबल टू पे द होल पेनल्टी। आपने कहा था कि आप सर्टन डे को कोर्ट में आएंगे और अगर नहीं आते हैं तो आपको 500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और आप नहीं आए तो नाउ यू आर लाइबल टू पे द होल पेनल्टी। ये हमारा था सेक्शन 74। इसके भी कुछ और इलस्ट्रेशन है, वो आप खुद से पढ़ सकते हैं, दैट इज़ वेरी इजी। और एक भी इलस्ट्रेशन आप छोड़िएगा नहीं, मैं फिर से कह रही हूँ कि इलस्ट्रेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। भले वो AIB का एग्ज़ाम हो, जुडिशियल सर्विसेज के एग्ज़ाम हो, JLO का एग्ज़ाम हो, कोई भी पेपर हो, APO वगैरह, हर जगह पर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा इलस्ट्रेशंस पूछे जाते हैं। केस लॉज भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी बताऊंगी इसके बाद। पार्टी rightfully rescinding contract entitled to compensation. A person who rightfully rescinds a contract, person rightfully contract को तोड़ा है या ख़त्म किया है, is entitled to compensation for any damage sustained through non-fulfillment of contract. जिस पर्सन ने राइटफुली अपने कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया है वो पर्सन इंटाइटल्ड है कंपेंसेशन लेने के लिए या डैमेजेस क्लेम करने के लिए जो नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से के साथ लॉस हुआ है या इंजरी हुई है। यहाँ विलफुली की बात हो रही कि कोई भी पर्सन जो कि राइटफुली रिजेंट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो अपनी मर्जी से कर रहा है, इसे हम सेक्शन 64 के साथ भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर क्या हो रहा था कि कोई भी पर्सन जिसे अपना पार्ट परफॉर्म करना था और सामने वाला पर्सन अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करता, इस वजह से ये पर्सन भी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कंडीशन था कि सामने वाला पहले परफॉर्म करेगा उसके बाद हम अपना पार्ट परफॉर्म करें। उसने किया ही नहीं, इसलिए मैं भी नहीं कर पाई अपना पार्ट परफॉर्म। तो नाउ आई कैन क्लेम कंपेंसेशन फॉर दैट फ्रॉम दैट पर्सन। कंपेंसेशन हम कहाँ क्लेम करेंगे? यहाँ पर तो ये बात कही नहीं गई थी, सिर्फ इतना कह दिया था कि कंपेंसेशन तो मिलेगा, तो वो कंपेंसेशन आपको सेक्शन 75 के थ्रू मिलता है। क्या? अब इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए एक सिंगर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ जो कि थिएटर का मैनेजर है टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर 2 नाइट्स। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन याद आ रहा होगा, हम ये इलस्ट्रेशन पहले भी कर चुके हैं। एक सिंगर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ, बी जो है वो थिएटर का मैनेजर है, कि मैं यहाँ पर हर वीक
2 नाइट्स के लिए गाना गाऊंगा नेक्स्ट 2 मंथ्स तक। एंड बी इंगेजेस टू पे हर 100 रुपीज फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस। और बी ने ये बात कही कि ठीक है मैं 100 रुपीज दूंगा तुम्हें ईच नाइट का। छठी रात नाइट ए विलफुली खुद को एब्सेंट कर लेती है फ्रॉम द थिएटर एंड बी इन कंसिक्वेंस रिजेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब ए के एब्सेंस के वजह से बी ने कॉन्ट्रैक्ट को रिजेंट कर लिया कि ए तो गाना गाने आई ही नहीं, आना चाहिए था, उसने कॉन्ट्रैक्ट करा था। तो ए ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करा, इसीलिए बी ने राइटफुली रिजेंट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। तो बी इज इंटाइटल टू क्लेम कंपेंसेशन। बी यहाँ पर कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है फॉर द डैमेजेस विच ही हैज सस्टेन्ड द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि बी ने राइटफुली रिजेंट किया है कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ भी डैमेज अगर हुआ है तो ही कैन क्लेम दैट कंपेंसेशन फ्रॉम ए। तो ये था हमारा सेक्शन 75 और इसके साथ हमारा जनरल पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। जनरल प्रिंसिपल्स आपका सेक्शन 1 से 75 तक एक्सीड होता है। इसके बाद हम सेक्शन 124 से देखेंगे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेते हैं रिगार्डिंग डैमेजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस हमारे हाथ में है हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल का केस। ये 1854 का केस है, हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट केस। तो इसमें ये बात कही गई कि व्हेन टू पार्टीज हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विच वन ऑफ देम हैज ब्रोकन, दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करा, एक पर्सन ने ब्रेक कर दिया, तो डैमेजेस विच द अदर पार्टी ऑट टू रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी such as may fairly and reasonably be considered either arising naturally from the usual course of things or such as may reasonably be supposed to have been in contemplation of parties at the time they made the contract। जहां पर दो पार्टी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करा और एक पार्टी ने ब्रेक कर दिया, तो जिस पार्टी ने ब्रेक करा है उस पार्टी को कंपेंसेशन देना पड़ेगा अदर पर्सन को, और यूजुअल और रीजनेबल कंपेंसेशन देना पड़ेगा कि लॉस हुआ या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हुआ इस वजह से अदर पार्टी के क्या क्या लॉसेज हुए हैं, एट द ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग मस्ट हैव टू पे रीजनेबल कंपेंसेशन। तो ये कहा गया था हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल के केस 1854 का ये। इसके बाद एक और केस इंपॉर्टेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट पंजाब फैक्ट्रीज 1960 का ये केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट पंजाब फैक्ट्रीज। इसमें कहा गया मार्केट प्राइस एट द टाइम ऑफ डैमेज इज द करेक्ट मेजर ऑफ डैमेजेस टू बी अवॉर्डेड। कहीं पर भी अगर कोई डैमेजेस हो रही है तो वो डैमेजेस हम मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे और उससे कैलकुलेट करेंगे कि कितना डैमेजेस बन रहा है, कितने कंपेंसेशन हमें देने पड़ेंगे। कौन से केस में ये बात कही गई थी? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट पंजाब फैक्ट्रीज 1966। इसके बाद एक केस है ब्रिजपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1984। ब्रिजपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1984। इसमें बोला गया इन वर्क कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पार्टी इंटरेस्टिंग द वर्क कमिट्स ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्लेम फॉर डैमेजेस अंडर द हेड ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट इज एडमिसिबल। जहां पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, जो पार्टी इंश्योर कर रहा है, जिस पार्टी पर हम इंट्रस्ट कर रहे हैं कि हाँ आपको तो ये वर्क करना पड़ेगा और आपने ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो नाउ आई कैन क्लेम कंपेंसेशन फ्रॉम यू। और एक और केस है जमाल वर्सेस मूला दाऊद सन्स एंड कंपनी। जमाल वर्सेस मूला दाऊद सन्स एंड कंपनी 1916 का केस है। It was held that proper measure of damages is the difference between the contract price and the market price on the date of breach of contract। इसमें बोला गया कि ये प्रॉपर मेजर हमें लेना पड़ेगा और डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच कितना डिफरेंस आया है, उस बेसिस पर हम डैमेजेस देने वाले हैं। तो ये था डैमेजेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज, और इसके साथ हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 75 तक कंप्लीट हो। आई होप आपको ये सारे सेक्शंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए बिकॉज AIB के एग्जाम्स आपके सर पर हैं, सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। अगर आप ये सारे वीडियोस देख लेते हैं तो सेक्शन 75 तक आप किसी भी सेक्शन में या किसी क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं हैं।
हमने साथ ही साथ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी डिस्कस कर लिए। वो सारे केस लॉज आप अपने बेयर एक्ट में लिख लिया करिए, केस लॉज के नाम एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल का केस तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि वो डैमेजेस से रिलेटेड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। थैंक यू।